हम शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अतिथिगण। प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रणाली, ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती आई हैं। हम सभी सौभागी हैं जिन्होंने भारत जैसी दिव्य भूमि में जन्म लिया है, जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, काशी जैसी विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र हैं, जहां संपूर्ण विश्व से ज्ञान अर्जन करने शिक्षार्थी आते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ भी आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि भारत की एक और शाश्वत परंपरा है, अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से, कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूबाई पटेल जी को तुलसी का पौधा भेंट कर, अंग वस्त्रम भेंट कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि भारतीय परंपराओं की बात हो रही है, इसलिए हम तुलसी के पौधे के साथ ही साथ अंग वस्त्रम के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत करना चाहेंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में ज्ञान, विज्ञान और जीवन दर्शन शामिल है और इसी उपलक्ष्य के साथ आज के इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपकी तालियों के बीच माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री केसी गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से, अंग वस्त्रम भेंट करके, तुलसी का पौधा भेंट करके, साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय जी का। पुनः आग्रह श्री केसी गुप्ता जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्यपाल महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री केसी गुप्ता जी। आइए तालियों के बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपका महत्वपूर्ण योगदान है उच्च शिक्षा विभाग में। आपने प्रदेश को प्रथम बनाया पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री निशांत बरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से, कि वे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह परमार जी को भी तुलसी का पौधा भेंट करें, अंग वस्त्रम भेंट करें। आपकी तालियों के बीच करतल ध्वनि के साथ हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही साथ स्मृति चिन्ह और कुछ पुस्तिकाएं भेंट करेंगे श्री निशांत बरबड़े जी। तालियां आपकी निरंतर बजती रहेंगी तो प्रसन्नता होगी। श्री इंदर सिंह परमार जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र शुक्ला जी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग से, कि वे हमारे बीच पधारे। श्री अतुल कोठारी जी, सचिव शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्यास, नई दिल्ली से, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारतीय परंपराओं के अनुरूप अंग वस्त्रम भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत है श्री अतुल कोठारी जी का भी। साथ ही में मोमेंटो भेंट कर रहे हैं श्री धीरेन्द्र शुक्ला जी। और स्वागत के क्रम में हम आग्रह करना चाहेंगे श्रीमती रजनी श्रीवास्तव जी, प्राचार्य शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल से, कि वे श्री अशोक कड़ेल जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी को भी अंग वस्त्रम भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर और पुस्तकें भेंट कर, साथ ही में मोमेंटो भेंट कर भारतीय परंपरा अनुरूप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निरंतर आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री केसी गुप्ता जी से, कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल जी, हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय कोठारी जी, सचिव शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास, आदरणीय कड़ेल साहब, संचालक हिंदी अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय कुलगुरुगण, सम्माननीय लेखक, विद्वान और विशेषज्ञ, अन्य सभी समस्त महानुभाव। जो सबसे पहले मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा विभाग की ओर से, और साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जो कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का हुआ, वो एक अभूतपूर्व कार्य हुआ है। काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन काफ़ी कुछ और होना है, क्योंकि जो हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो अपार है। जो समय हमारा गुजरता है, आपने शिक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया है। इस यज्ञ में मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम आदरणीय श्रीमान अशोक कड़ेल जी, हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर, जहां अवसर आता हिंदी ग्रंथ अकादमी सदैव ऐसे मौके ढूंढती है जिसके माध्यम से हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऊर्जा का सदुपयोग हो और उसके माध्यम से उच्च शिक्षा की शाख बने। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पूरे मंच का। और यहाँ अब शब्द तो कुलपति बोलना नहीं है, और कुलगुरु बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कुलगुरुओं का सम्मान करते ही केवल गुरुओं का सम्मान नहीं है, ये सारी परंपराओं का सम्मान है, भारतीय शिक्षा पद्धति का सम्मान है। आप सबका वंदन अभिनंदन। सारे के सारे यहाँ बैठे शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त प्राध्यापकगण, सभी मनीषीगण, शिक्षा प्रेमीगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों, चूंकि ये 2 दिन कार्यशाला चलेगी और कार्यशाला में हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक अवसर मिलेगा जब हम यहाँ इस अवसर का लाभ लेने के लिए माननीय अतुल जी का और आप सब विद्वानों का एक तरह से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। शिक्षा नीति लागू करे को लगभग हमारा ये 4था साल चालू होगा, और ऐसे में अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती का भी मौका है, जिसके कारण से हम सब वो मार्ग ढूंढने लगेंगे जिसकी आवश्यकता आज के समय में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को ज़्यादा है। और ये बड़ी अद्भुत बात भी है। ज्ञान परंपरा की बात करें तो हम इसमें पूरे तौर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो गंगोत्री की तरफ पवित्र है। हमारे नदियों के स्रोत की जो धारा होती है, वो जो पवित्रता है, कितना विरोधाभासी समय चल रहा है। कहाँ हमारी उज्जवल परंपरा, जिस उज्जवल परंपरा में हम सब ज्ञान को कभी किसी सीमा में बांधने में ही विश्वास नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया कि ज्ञान जहां से आए, जैसे आए, किसी दिशा में उसको रोकना नहीं, हर दिशा से आए उसका स्वागत करना है। और कहाँ ये पाश्चात्य का अभी का एहसास पेटेंट कराओ और हमारे अपने ज्ञान के कोई को हिस्सेदार मत बनने दो, जब तक कि हमारा अपना हित पूरा नहीं हो जाए। जैसे ही आप अपने हित लाभ की बात करोगे तो फिर ज्ञान की बात कहाँ रह जाएगी, ज्ञान तो कहाँ छूट जाएगा। और हमारे यहाँ आज से नहीं, आदिकाल से राज्यों की सीमा के अंदर किन किन को सीमाओं के ऊपर रहने का अधिकार है। प्रकृति में से नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, इनकी तो सीमा मानी नहीं गई, लेकिन उससे आगे बढ़कर के ऋषि मुनियों में से, मुनि तो चूंकि उनकी जिंदगी अलग प्रकार की होती, लेकिन ऋषि परंपरा को भी किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। ऋषि समूचे जगत के लिए है, यह आदिकाल से हमारी परंपरा है। ऋषि अपने न्यूनतम संसाधन में अपने जीवन की जो जरूरत है उसके बाद भी सारा जीवन समाज में अच्छाइयों के लिए रिसर्च करने लिए निकाले, वो ऋषि परंपरा है। और इसीलिए हजारों हजार साल से, और इसलिए ऋषियों की जीवन से हमने अपनी गुरुकुल की परंपराओं को, और गुरुकुल की परंपराओं से जैसा कहा गया है, चाणक्य ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये भारत की भाग्य की बात है कि हमारे लिए ये बात कठिन थी जब हमारे यहाँ कई सारी दास्तान का बहुत लंबा समय निकल गया, गुलामी का लंबा समय निकल गया, लेकिन गुलामी के बाद भी जब गुलामी के दौर में आने वाली शक्तियों ने अपनी संस्कृति को हम पे थोपने का प्रयास किया, तो ये भारत की विशेषता है कि वो उनकी पाश्चात्य संस्कृति हो, कोई और संस्कृति हो, हमारे अरब के अंदर से भी कई सारे लोगों ने हमको लंबे समय तक उनके आगोश में लिया है,
लेकिन हमारे यहाँ भी श्रुति और स्मृति की परंपरा है, जिससे हमने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, ये ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखा। ये हमारा सौभाग्य है। भारत न कभी दबा न दबेगा, और इसीलिए आज नहीं तो पुराने काल से और आने वाले काल में भी नालंदा, तक्षशिला, जो माननीय अतुल जी ने कहा उसका आंकड़ा भी बताया, और थोड़ा सा दरवाजा खुला के अभी हम सब देखने लगे हैं। आप अभी ये विगत 4 साल की अगर विश्लेषण कर लेंगे तो हमको ध्यान में आ जाएगा। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, लंबी पूरी बात भी नहीं है, लेकिन हम सब देखेंगे कि अभी देश के बाहर दुनिया के परिदृश्य पे 2 धाराएं एक साथ जा रही है, और 2 धारा में से एक धारा वही है जो परंपरागत रूप से चली आई थी, ताकत के, शक्ति के, संपदा के बलबूते पर वो अपनी अपनी शक्ति बताते हुए अपनी सत्ता बनाने पे तुली हुई, और उसके उल्टे एक और धारा निकली है। वो धारा गंगा जल की तरह एक तरह से पवित्र है, और बहुत कोमल, बहुत दुनिया को एकदम से सहजता के साथ अपने साथ जोड़ती खड़ी होती दिखाई दे रही है। आप अंदाज लगा लो, हमारी वो ज्ञान परंपरा का ही तो धारा भारत से निकल रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने देखा कि कहां कौन किसको जरूरत पड़ रही है। जरूरत एक ही देश के हिस्से थे पहले, रूस यूक्रेन, उनके आपस के युद्ध ने 2 साल से किस प्रकार के कितने लोगों की, निरपराध लोगों के लिए क्या क्या नहीं हुआ। इजराइल जैसे देश के साथ अभी बाकी बातों के साथ हम देखें कि दुनिया के देश 2 धारा में बटे दिखाई दे रहे हैं, और उसके उल्टे कोविड के टाइम से लेकर के माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व देख रहे हैं कि हाँ, हमने अगर अपनी कोविड की दवाई भी बनाई है तो 100 से ज्यादा देशों को उपलब्ध बना करके हमने वसुधैव कुटुंबकम की भावना सार्थक करके दिखाई दी। जियो और जीनो दो के सिद्धांत को सबके सामने दिखाया कि नहीं दिखाया। हमारे अपने जीवन की जीवन शैली में हमारी अपनी पाकशाला, हल्दी का महत्व दुनिया ने कोविड के टाइम से देखा कि नहीं देखा। काढ़े का क्या महत्व है, आयुर्वेद का क्या महत्व है। चिकित्सा पद्धति से कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी से कम नहीं है। तो आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से चिकित्सा की जो वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई, यही तो झगड़ा है। हम यहाँ आकर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। अभी आपने संशोधन की बात आई, ये विचारों के थपेड़े खाते खाते वापस सुधरते हुए आते हैं। हमने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी बनेगी तो केवल एक विषय की यूनिवर्सिटी बनेगी। अरे विश्वविद्यालय है, एक विषय का कैसे हो सकता है? और एक विषय का बना लो, बना लिया, बन गया। अब बन गया तो जितना वजन उठा नहीं सकते उससे ज्यादा सिर पे आ गया। घूमते घामते वापस में आए, भैया पुराने विश्वविद्यालय पे भेजो, ये नर्सिंग कोर्स, पैरामेडिकल हमारे बस की बात नहीं है। आने वाले समय में बाकी में भी ऐसे सुधार आएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं, ये चलेगा भी नहीं। अभी नए विश्वविद्यालय को खोलने की बात है। काल के प्रवाह में अंग्रेज जब हमको अलग ढंग से गुलाम रखना चाहते थे तो टंटिया मामा का अपमान करते थे, और टंटिया मामा जैसे एक सूरवीर के साथ, क्रांतिकारी के साथ आपने उनको कुछ भी कहा होगा, लेकिन हमारे तो वो क्रांति सूर्य है, इसलिए उनके नाम पे क्यों विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों तात्या टोपे के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी अवंतीबाई के नाम पे नहीं बनना चाहिए? क्यों रानी दुर्गावती को याद नहीं करना चाहिए? यही तो हमारी गौरवशाली ध्वजा को लेके चलने वाले आजीवन हमारे लिए पाथे रहेंगे। मैं इन सबका इस माध्यम से भी आपको इस केवल चूंकि बाकी बातें आ गई दोहराना नहीं चाहूंगा। विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन विषयों पे अपन जाएंगे तो टाइम लगेगा। अब विभाग के नाते से माननीय इंदर सिंह जी आ गए हैं, और हमारी सरकार इस मामले में लगातार चिंतित है कि और कोई विभाग का विचार हो ना हो, उच्च शिक्षा विभाग तो सबसे पहले रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि बाकी विभाग से मेरी कोई 19वीं भावना नहीं है, लेकिन वो विभाग आज की बात करेंगे और आप कल सुनहरे भविष्य की बात करोगे, इसलिए आप पे ज्यादा महत्व है। आपके माध्यम से न केवल हमारा प्रदेश का पूरा भविष्य बल्कि भारत का भाग्य जागेगा। इस नाते से आपकी जवाबदारी ज्यादा, और चूंकि उच्च शिक्षा विभाग ने इस बड़ी चुनौती को हाथ में लिया है कि हाँ, हम नई शिक्षा नीति को आगे लेकर के जाने में अपने सामर्थ्यशाली हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं। इस नाते से आज आपकी इस गौरवशाली हमारी अपनी पुरानी व्यवस्थाओं के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपराओं को लेकर के आज के इस दौर में जो भी आपको लगेगा, मैं निश्चित रूप से उसमें मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त करेगी।
दो तीन चीजें छोटी छोटी मैं बोलूंगा क्योंकि इसका लाभ ले लेना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय कई बार कई मामलों में थोड़े से बाकी विभाग के सामने पिछड़ते थे, तो विश्वविद्यालय को पिछड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। विश्वविद्यालय हमारे अब केवल दो ही श्रेणी है, या तो प्राइवेट विश्वविद्यालय या शासकीय विश्वविद्यालय। ये सामान्य विश्वविद्यालय कहां से आ गया मेरे को ही नहीं मालूम, इसलिए इसको निकाल के फेंकने की जवाबदारी इस सरकार ने ली है। हमारे अपने विश्वविद्यालय में जो उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापक, जो उच्च शिक्षा विभाग के बाकी व्यवस्थाओं के लिए, बाकी चीजों के लिए जवाबदार होते हैं, समान रूप से वो विश्वविद्यालय में भी दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के हित लाभ उसी प्रकार से देखे जाएंगे, लेकिन इस पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग की तरह एकदम उसकी सीमा खोल करके नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन हम उसके अंदर की जो जो चीजें हैं वो पूरी तौर पे दी जाएगी। और इसके अलावा भी विश्वविद्यालय के अलावा भी उच्च शिक्षा विभाग अभी जो आने वाले समय में जो जो तय करेगा वो सब कुछ करने के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन कई भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आप और हम आगे बढ़े, और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो जो चीजें अभी गर्भ में है उनको सामने लाने के लिए भी पर्याप्त रूप से हम रिसर्च को भी प्रोत्साहन दें। हमारे शिक्षा के उस पुराने इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए, जैसे आपने आंकड़ा बताया है, तो विदेश के लोग भी हमारे प्रदेश में आके पढ़े। इसके लिए जो जो करना है विभाग वो सब भी करे, सरकार आपके साथ रहेगी निश्चित रूप से। और कोई एक विश्वविद्यालय नहीं, मैं तो इस मामले में ये परस्पर एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय अपने आप में तैयारी करे, सभी विश्वविद्यालय हमारे, क्या निजी और क्या सरकारी, लेकिन सरकारी को जो कठिनाई आती है सरकार उस मामले में भी पूरी मदद करेगी निश्चित रूप से। लेकिन वो सारी चीजें जिनके माध्यम से हम भविष्य के आधार पर अपने आप को तैयार कर लें, ये बहुत आवश्यक भी है। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चूंकि माना यह गया कि नई शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी आएंगे उनकी संख्या थोड़ी सीमित होगी, लेकिन सीमित विद्यार्थी आकर भी असीमित अपनी शिक्षा अध्ययन में वो अपना योगदान दे और विभाग उनके पूरी मदद करे। इस नाते से हम अपने आप को तैयार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी सोच से, जिनके विचार से मध्य प्रदेश निरंतर सशक्त और समृद्ध बन रहा है, हमारे राज्यपाल महोदय जी से हम बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करना चाहेंगे कि वे हम सभी को अपने ओजस्वी वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। आइए तालियों के बीच हम स्वागत करें आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय जी का। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ में आयोजित ये गोष्ठी में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंद्र सिंह परमार जी, सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली डॉक्टर अतुल कोठारी जी, संचालक हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल के श्री अशोक कडेल जी, केसी गुप्ता जी, सभी कुलगुरु श्रीयों, शिक्षाविद श्रीयों, उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्रथम तो मैं मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में आज के कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का है। कभी कभी हम जाते हैं तो भाषण सुनते हैं। मैं समझता हूं आज जिसको आप सबने सुना है उसका नाम भाषण नहीं दो, बौद्धिक दो तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि कई ऐसी बातें आज आई जो सभी जानते हैं ऐसा नहीं। भारत कैसा था, भारत की परंपरा क्या थी, अपने को कहां जाना है,
बच्चे में क्या क्या डालना जरूरी है, जो भविष्य में अच्छा नागरिक होकर ये भारत माँ की धरती में उसका लालन पालन हुआ है, तो कैसे तरह भारत माँ की धरती पे वो काम करेगा, समाज का काम करेगा। खुद का तो करता ही है, मगर समाज देश को सामने रखकर अपने ऐसे विद्यार्थी को तैयार करना, ऐसी सब आज बात हुई है। इसलिए मैं समझता हूं ये 2 दिन का जो कार्य संगोष्ठी है उसमें से बहुत अच्छा कुछ निकलेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी सोच रखकर अच्छा सा ऐसा निकलेगा। कई बार कहता है ना कि छाछ जो होती है, छाछ उसको घुमा घुमा कर उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन के बाद घी निकलता है, और घी कितने शारीरिक रूप से आरोग्य को कितना काम आता है। उसी तरह मैं समझता हूं कि 2 दिन की गोष्ठी में से ऐसा कुछ निकलेगा और हमारा भविष्य विकसित भारत बनाने की प्राइम मिनिस्टर का जो कल्पना है उसी तरह हमारा भारत निकलेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम निर्माण कार्य से संबंध शिक्षाविद, विचारक, कुलगुरु, प्राध्यापक और केंद्रीय अध्ययन मंडल के पदाधिकारियों का मध्य वैचारिक चिंतन के लिए कार्यशाला का आयोजन सराहनीय है। मुझे खुशी है कि कार्यशाला में